Hello everyone, good evening and welcome back to our lecture number 4 and I hope everyone is doing well in your studies. So अब तक हमने 3 lectures finish कर लिए sequence and series के as all of you know lecture 1, 2 and 3 जहाँ पे हमने सीखा कि what is actually the meaning of sequence of real numbers and then we started a topic on boundedness of a sequence where we saw how to prove a sequence is bounded or not, and then we have also learned about the least upper bound and the greatest lower bound of the sequence. And in our lecture 3 specifically, we have done a lot of examples where we learned number of approaches to see how we can check whether the sequence is bounded or not. ठीक है, so I hope कि lecture 3 was quite helpful for you because lecture 1 and 2 में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका जो एप्लीकेशन था वो हमने lecture 3 में देखा. So as I already told you in lecture 3 that once you are preparing for any competitive exam, then you should know that only one approach is not going to work all the time. Yeah, in every question it's not possible always कि आप एक आपने जो तरीका सीखा है वो ही काम करे. So you should have multiple number of approaches, you should have multiple number of ways to see how we can solve that problem. And this is what we did in our lecture 3. We have seen a number of methods or the different number of approaches to check how we can see whether the sequence is bounded or not. ठीक है, so I hope all of you might have liked lecture 3 and few of the students have already given the feedback that that is quite useful to them, so it's good. So let's start with our lecture 4. So जैसे कि हम हर lecture में करते हैं एक recap लेते हैं what we have covered in our प्रीवियस क्लासेस. तो लास्ट क्लास क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेस्ड था पूरा, जहाँ पे हमने बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस पे काम किया. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है हम वो स्टार्ट करते हैं. एंड आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज की हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज यू नो सीक्वेंस सीरीज से 3 4 या 2 3 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपने उनको सॉल्व कर लिया सो दैट्स गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा पॉइंट. ठीक है, सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस आज का हमारा टॉपिक है. एंड देन हम थोड़ा सा आगे आने वाले लेक्चर्स में काम करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे. तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग स्लोली टुवर्ड्स मेजर टॉपिक ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. तो कुछ लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बोला है कि प्लीज राइट डाउन एवरी डेफिनेशन स्पेशली सो दैट इट्स नॉट लाइक क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस कि हमको बुक से डेफिनेशन देखना पड़े. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट प्लीज़ रीड द बुक्स अलॉन्ग विद दीज सेशंस. बट ठीक है, मैं डेफिनेशंस कोशिश करूँगी हर एक डेफिनेशन को मैं लिखूँ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन अबाउट दिस डेफिनेशन. ठीक, सो लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, जो कि आपको पता ही है कि हमारे सिलेबस में ही वही है. ठीक है, सो लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ real numbers and L is a real number. ठीक है, so L is said to be the limit of the sequence an, limit of sequence an. और कब ऐसा होगा, L को हम limit of the sequence कब बोलेंगे, जब if for all epsilon greater than 0 there exist n naught. एंड ये जो एन नॉट होगा हमारे पास, ये ऑब्वियसली किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ये अपसाइलेंट पे डिपेंड करेगा. ठीक है, दिस अपसाइलेंट पे. सो देयर एग्जिस्ट एन नॉट, अ नेचुरल नंबर विच डिपेंड्स ऑन व्हाट, विच डिपेंड्स ऑन अपसाइलेंट सच दैट व्हाट हैपेंस, मॉड एक्स जो कि हमारे पास सीक्वेंस है ए एन, सो मॉड ए एन minus L is less than epsilon for all n greater than or equals to n naught. So this is the definition of limit of sequence. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस definition के बारे में, तो ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में सीक्वेंस पढ़ा है या जो ऑलरेडी आईआईटी जैम की तैयारी कर चुके हैं और इस साल दोबारा से अपेयर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस डेफिनेशन को मग अप कर लेते हैं. ओके, एंड दे एक्चुअली डू नॉट अंडरस्टैंड
what is the meaning of this definition and what this definition actually wants to convey the message regarding the limit of a sequence. इट्स लाइक उन्होंने याद कर लिया बट उनको अभी तक इस डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं आया. क्वेश्चंस जब आते हैं तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तरीके सीखे हुए हैं सीक्वेंस की लिमिट निकालने के, कभी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देना, कभी कुछ, तो वो लगा लेते बट ये डेफिनेशन कभी यूज नहीं करते. बट as all of you have seen कि right now the trend of our question paper of IT JAM has little bit shifted from applied to the pure portion, right? अब हर क्वेश्चन अप्लाइड वे में नहीं पूछा जा रहा है. अप्लाइड के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं फॉर श्योर, जैसे कि सेक्शन सी हमारा अप्लाइड पे बेस्ड है पूरा, बट सेक्शन ए और बी में वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जहाँ पे यू शुड नो एक्चुअली द थ्योरेटिकल पोर्शन वेरी वेल. अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं है देन यू कैन नॉट डू इट. सो दिस इज वेयर यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको हर एक चीज़, थ्योरेटिकल चीज़ जो है उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है. सो टुडे वी विल फोकस ऑन कि ये डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है. ठीक. अब इसी डेफिनेशन का एक और तरीका है लिखने का, और हम क्या कहते हैं कि इफ L is the limit of sequence an, ठीक है. अगर हमारे पास ये सीक्वेंस an की जो लिमिट है तो हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है. देन वी राइट, और ये यही एक तरीका है जो आप लोगों को मालूम होगा कि an जो है टेंड्स टू L एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना. और या फिर हम क्या लिखते हैं, दैट लिमिट n टेंड्स, whenever n tends to infinity your an goes to L. So अगर हम पता कर ले कि L is the limit of the sequence तो ऐसा हम लिखेंगे. अब ठीक है, डेफिनेशन तो इतना हमने लिख लिया और समझ भी गए. ओके, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है, तो L एक रियल नंबर है, उसको हम सीक्वेंस an का लिमिट बोलेंगे जब फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0 एक नेचुरल नंबर n नॉट एग्जिस्ट करे विच डिपेंड्स ऑन अपसाइलन फॉर विच दिस कंडीशन होल्ड्स. अब इसका एक्चुअल क्या मतलब है ये हम यहाँ पे समझते हैं. ठीक है. तो कहने का क्या मतलब है, फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0 हमने लिखा है देयर एग्जिस्ट एन नॉट अ नेचुरल नंबर सच दैट क्या हो रहा हो, मॉड an माइनस एल जो है वो लेस देन अपसाइलन हो रहा हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट. तब ये l जो है वो लिमिट बन जाएगा. अब इसको थोड़ा सा हम आगे लिखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं ये एक्चुअली एक्सप्रेशन कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं. मॉडुलस प्रॉपर्टी सबको पता होगी, इसे हम ओपन करेंगे तो an माइनस एल इज गोइंग टू लाई बिटवीन माइनस अपसाइलन टू प्लस अपसाइलन फॉर ऑल n विच आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन नॉट. n आपको पता है नेचुरल नंबर है एंड एक्चुअली ये n जो है वो इंडेक्सिंग का काम कर रहा है क्योंकि इस n के करस्पॉन्डिंग an जो है वो सीक्वेंस का एलिमेंट है. ठीक है. तो n और n नॉट दोनों इंडेक्सिंग का काम कर रहे हैं. तो सीक्वेंस जैसे आप लिखते हो a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन, तो an नॉट होगा, देन an नॉट प्लस 1 होगा. तो ये कह रहा है कि इस n नॉट से लेकर आगे जितने भी इंडेक्सिंग है उन सब के लिए जो उसके करेस्पॉन्डिंग का एलिमेंट है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट इज गोइंग टू लाई बिटवीन L माइनस अपसाइलन टू L प्लस अपसाइलन. आई होप ये बात समझ आ गई हो. सो दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द इंडेक्सिंग. ठीक है. अब इसका हम एक और मतलब भी तो समझ सकते हैं. देखो कि जितने भी इंडेक्स जो हैं वो n नॉट से बड़े हैं और इट इज इक्वल टू n नॉट, उसके लिए क्या होगा, जो उसके करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का एलिमेंट होगा वो L माइनस अपसाइलन टू L प्लस अपसाइलन के ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेगा. और तभी ये L जो है हमारे पास वो क्या बनेगा, सीक्वेंस का लिमिट. सो एक बार और मैं इसको रिपीट करती हूँ. और what I mean to say from the definition that for all epsilon greater than 0 there exists n naught a natural number जिसके लिए क्या हो, an जो है वो इस इंटरवल में लाई करे L minus epsilon to L plus epsilon for all n greater than equals to n naught, then this L would be considered as the limit of the sequence. ठीक है. अब थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है. ठीक है. देखो ये सिंपली ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास इतना कहने की कोशिश कर रही है कि कोई भी हमारे पास अपसाइलन गिवन होगा, ठीक है, गिवन एनी अपसाइलन ग्रेटर देन 0, ये कितना भी स्मॉल हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये कितना भी स्मॉल हो, जो सारे टर्म्स है ना सीक्वेंस के,
मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग जब बाद में देखो तो रिवाइज करो, it's easy for you to revise it. So all the terms of the sequence, all the terms of the sequence except for what? Except for initial n naught minus 1 number of terms lie in the interval L minus epsilon to L plus epsilon. देखो ये जो हमने ये एक लाइन लिखी हुई है, उसके बाद हमने ये सेकेंड लाइन लिखी हुई, सपोज दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. तो इन दोनों लाइन से हमको यही समझ में आ रहा है ना कि कोई भी हमको एप्सिलॉन दिया जाए ग्रेटर देन 0, तो अगर एल लिमिट है तो क्या होगा, आपके पास जो इनिशियल एन नॉट माइनस 1 टर्म्स है उनको छोड़ के बाकी सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है वो इस इंटरवल में लाई करेंगे. अभी मैंने आपको समझाया भी कि दिस इज A1 A2 सीक्वेंस के टर्म्स है ना, A3, and suppose this is a n naught minus 1, then this is a n naught, this is a n naught plus 1 and so on. तो अगर आप ये देखोगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, तो n नॉट से शुरू होकर उससे आगे की इंडेक्सिंग यहाँ पे आएगी, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा, ए एन नॉट प्लस 1, ए एन नॉट प्लस 2 एंड सो ऑन, वो सब इस इंटरवल में आएंगे. तो L क्या बन जाएगा, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द लिमिट. इसीलिए मैंने लिखा है ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एक्सेप्ट. एक्सेप्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये इनिशियल कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करो, इंडेक्सिंग 1 से n नॉट माइनस 1 गई है, तो 1 से n नॉट माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये ही केवल इनको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर इस इंटरवल में आ गए, देन दिस L वुड बी कंसिडर्ड एज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. आई होप इट इज क्लियर. अब एज अ स्टूडेंट who understood till this point about the limit of the sequence, then there should be a question from his or her end कि then what about these n naught minus 1 number of elements. Yes, this should be a question. So for this what we can do is that, let me write here for you that these n naught minus 1, या फिर यहाँ पे आप ऐसा भी लिख दो, these initial or first n naught minus 1 number of terms of the sequence can be scattered anywhere. ठीक है, यानी कि ये कहीं भी हो सकते हैं. अब डेफिनेशन में सिर्फ ऐसा मैंने लिखा है समझाने के लिए कि एक्सेप्ट फॉर दीज टर्म्स ऑल द टर्म्स लाई इन दीज इंटरवल. So these terms may lie in this interval or may lie outside this interval. That is why I have said कि these number of terms may be scattered anywhere. You don't have any idea and you actually have to not worried about this, क्योंकि आपको सिर्फ वरी किसके बारे में करना है, एंड नॉट इंडेक्सिंग से जो टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं वो इस इंटरवल में आने चाहिए, उसके पहले के कहीं भी हो हमें मतलब नहीं. बट just to inform you people कि what happens with these many terms, तो that's why I have written that they can be scattered anywhere. ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास अब जैसे कि मैंने क्या बोला, इतने नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास इंटरवल के अंदर भी हो सकते हैं और इंटरवल के बाहर भी हो सकते हैं. तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द एप्सिलॉन पे जो आपने चूज किया है. ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन हियर फॉर यू द नंबर n नॉट माइनस 1, ये जो नंबर है the number n naught minus 1 of the terms left out of the interval L minus epsilon to L plus epsilon, ये डिपेंड करता है किस पे, दिस डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ एप्सिलॉन. ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल से आपको ये पॉइंट क्लियर भी करूंगी. और साइज ऑफ एप्सिलॉन पे कैसे ये डिपेंड करेगा, द स्मॉलर द साइज ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, द स्मॉलर द साइज ऑफ एप्सिलॉन उतना ही क्या होगा, लार्जर will be the number of terms left out of the interval L minus epsilon to L plus epsilon. ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल.
So, as I told you that an is a sequence of real numbers and this is nothing but actually a function, है ना. जो an हमारे पास सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है. तो जहाँ पे नेचुरल नंबर जो होता है वो डोमेन होता है, तो देखो उसको हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है 1 2 3 4, देन दिस इज एन नॉट -1 एन नॉट +1 एंड सो ऑन. और सीक्वेंस में जो A1 A2 A3 A4 होते हैं वो क्या होते हैं, वो इमेजेस होते हैं, यानी वो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं, तो वो वाई एक्सिस पे होंगे. तो 1 के करस्पॉन्डिंग A1, 2 के करस्पॉन्डिंग A2, 3 के करस्पॉन्डिंग A3 एंड सो ऑन लाइक दिस. तो सपोज करो जो सीक्वेंस हमारे पास एन है वो एल पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब एन नॉट से लेकर एन नॉट इंडेक्सिंग से लेकर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी भी गिवन अपसाइलन के लिए एल माइनस अपसाइलन से एल प्लस अपसाइलन के बीच में होंगे. तो देखो जरा, ये एन नॉट है, इसके करस्पॉन्डिंग ये ए एन नॉट हुआ, ये ए एन नॉट +1 हुआ, ये ए एन नॉट +2 हुआ. ये सारे के सारे एलिमेंट्स देखो इन्हीं इंटरवल पे आ रहे हैं. कैन यू सी दैट? आगे के भी जो एलिमेंट्स होंगे वो एल माइनस अपसाइलन से एल प्लस अपसाइलन के बीच में ही होंगे. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. और उसके पहले के एलिमेंट्स का क्या होगा, इनिशियल एन नॉट -1 एलिमेंट्स का. जैसा कि मैंने आपको बोला, दे कैन बी स्कैटर्ड एनीवेयर, दे कैन बी ईदर इनसाइड द इंटरवल और आउटसाइड द इंटरवल. तो देखो इनिशियल एन नॉट -1 में मैंने A1 A3 A4 कहाँ है, इंटरवल के बाहर है, और A2 इनसाइड है. तो दे कैन बी स्कैटर्ड एनीवेयर. तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी. नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो मैंने इस वाले स्लाइड पे लिखा है कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स जो है वे इस इंटरवल के बाहर होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस अपसाइलन के साइज पे डिपेंड करेगा. जितना छोटा अपसाइलन का साइज होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बाहर स्कैटर्ड होंगे. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, सपोज करो कि ए एन एक सीक्वेंस है, उसका लिमिट जो है वो हमारे पास 2 दिया है. ठीक है. अब अगर कोई अपसाइलन की वैल्यू को 1 चूज करता है तो एल माइनस अपसाइलन से एल प्लस अपसाइलन जो होगा वो हमारे पास क्या आ रहा होगा, देखो 1 से लेकर 3 तक आ रहा होगा. और अगर मैं लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट लेंथ ऑफ इंटरवल, तो ये क्या आएगा 3 - 1 विच इज 2. ठीक है. अब अगर किसी ने अपसाइलन की वैल्यू को सपोज दे दिया 0.5, तो एल माइनस अपसाइलन से एल प्लस अपसाइलन क्या बनेगा, 2 - 0.5 विच इज 1.5 एंड देन दिस इज 2.5. यहाँ पे अगर लेंथ निकालोगे 2.5 - 1.5 1. देखो इंटरवल की लेंथ छोटी हो गई कि नहीं हो गई, आप बताओ. ठीक है. अभी इसका और क्या मतलब है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट. अपसाइलन को हम 0.1 ले लेते, एल माइनस अपसाइलन टू एल प्लस अपसाइलन. ठीक है. क्या बनेगा, 2 माइनस का 0.1 दिस इज 1.9 and then 2 plus 0.1 this is 2.1. what is the length of the interval, 2.1 minus 1.9. बताओ भाई सारे लोग क्या आ रहा है, इंटरवल की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो गई कि नहीं हो गई, 0.2 आ रहा है. तो कहने का क्या मतलब है, देखो अगर हमारे पास 1 से 3 तक था, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं 1, सपोज दिस इज आर 1 एंड दिस इज आर 3. 1 से 3 में था तो सिर्फ क्या हुआ, A2 देखो यहाँ पे आ रहा है. ठीक. अब अगर देखो क्या बोल दिया, नेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, 1.5 से 2.5. ठीक है. 1.5 से अगर 2.5 हुआ तो देखो अब A2 भी बाहर चला गया. अभी तक A2 अंदर था, अब A2 भी बाहर चला गया. तो और अभी तक क्या था, अगर जब 1 से 3 था तो A1 A3 A4 बाहर थे, पर अपसाइलन की वैल्यू हमने क्या चूज कर ली, अब 0.5. तो इंटरवल क्या बना, 1.5 से 2.5. तो देखो अब कौन कौन से एलिमेंट बाहर हो गए, A1 A2 A3 A4 भी बाहर हो गए. ठीक है. सपोज करो A5 होता, वो अभी इसके अंदर आ रहा होता. अब हमने अपसाइलन और छोटा छोटा चूज कर लिया 0.1, तो इंटरवल क्या बना 1.9 से 2.1. तो देखो अब वो ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, A5 भी बाहर चला जाएगा. तो आई होप अब समझ आया हो कि as soon as you are going to take the smallest value of epsilon, there would be more number of terms which would be scattered out of this interval. ठीक है. This is the definition of limit of sequence, which what actually it wants to say. ठीक है. तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, अगर कोई कह रहा है कि L जो है वो लिमिट है सीक्वेंस an का,
तो सिंपली हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी मैं आपको एप्सिलॉन की वैल्यू दूं, उसके लिए आप एक एन नॉट नेचुरल नंबर ढूंढ लाओ जिसके करेस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो इस इंटरवल में लाई करे, सारे के सारे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तब तो एल सीक्वेंस का लिमिट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, so this was the major topic that we have to do today. It was quite important because हमेशा क्या होता है, हम बस डेफिनेशंस को रट लेते हैं और हमको उसका मीनिंग समझ नहीं आता है। ठीक है, इतना टाइम हम ले रहे हैं डेफिनेशन पे, यूजुअली nobody takes this much of time just to explain this definition, but I am taking because I want everything to be cleared from scratch. ओके, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके बिहाफ पे, और आज हो सकता है हम बस इतना ही करें आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखते हैं। अब इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको एक चीज तो समझ आ ही गई होगी, और वो एक चीज क्या है कि भाई हमारे पास अगर ये डेफिनेशन हमको लगानी है, ठीक है, इफ आई वांट टू अप्लाई दिस डेफिनेशन, तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि एल की वैल्यू क्या है, तभी तो आप चेक करोगे। अगर मैं आपको बोलूं एक सीक्वेंस एन है, 0 उसकी लिमिट है, तो आप ये डेफिनेशन लगा के फिर बता सकते हो कि वेदर दिस इज द लिमिट और नॉट। बट अगर आपको एल की वैल्यू प्रायर नहीं पता है तो आप इस डेफिनेशन को नहीं लगा सकते। ठीक है, सो दिस इज, यू कैन से, यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट बिफोर अप्लाइंग दिस डेफिनेशन आपको ए एन सीक्वेंस तो पता होगी होगी, बट आपको एल की वैल्यू का भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करने से पहले हम क्या करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है उसको लिख लेते हैं और फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये पॉइंट आएगा कि अभी कैसे मैम कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा सकती हैं हमको, अभी तो हमको मोनोटोनिक नहीं पढ़ाया। एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी सीक्वेंस पढ़ा है उनको आइडिया है कि कैसे क्या चलता है। यस, मैं सिर्फ आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, यहाँ पे अभी मोनोटोनिसिटी से रिलेशन नहीं, सिर्फ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस से कैसे कनेक्ट करते हैं वो डेफिनेशन बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमने देखा इफ एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, है ना। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, है ना, वी से दैट, इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख देते हैं हम, कि जो सीक्वेंस ए एन है हमारे पास, इट कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, इट कन्वर्जेस टू एल। तो इस तरीके से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, बाकी कन्वर्जेंट और क्या तरीका है वो हम मोनोटोनिसिटी पढ़ने के बाद सीखेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो और हम क्या कह सकते हैं अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, कि सीक्वेंस ए एन, राइट, इट कन्वर्जेस टू रियल नंबर एल। तो देखो अभी हमने क्या लिखा, अगर लिमिट एल है तो बोलेंगे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एल पे, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये लिमिट की जो हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन, वो लगा सकते हैं कि नहीं, कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कितना भी छोटी वैल्यू हो एप्सिलॉन की, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, है ना, सच दैट क्या हो रहा हो, मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, है ना। तो इन शॉर्ट, a sequence converges to L if L is the limit of the sequence, and if L is the limit of the sequence, then for all epsilon greater than 0 there must exist a natural number for which this inequality holds. Okay, I hope this is clear. So now let's do some of the examples जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे ये लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का डेफिनेशन लगाएंगे और कैसे पता करेंगे एन नॉट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लेती हूँ ए एन विच इज वॉट, विच इज 1/n, एंड आई से दैट दिस इज कन्वर्जेस टू 0। तो आपको देखना है वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला, आपको डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए पहले से पता होना चाहिए कि आपके पास एग्जिस्ट कर रही, मतलब वो एल की वैल्यू जो है वो पहले से पता होनी चाहिए। यहाँ पे है तो करना क्या है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हम एक एन नॉट की वैल्यू ढूंढ के दे दें जिसके लिए ऐसा हो रहा हो, है ना, तो हमको क्या करना है, हमको बस ये एन नॉट ढूंढ के देना है। अगर वी आर डन फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू ऑफ एन एज अ नेचुरल नंबर, देन वी आर डन विद इट, तो बन जाएगा। तो हम इसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो 1/n ए एन है,
और 0 लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज मॉड 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको पता है क्या कि आपके पास n जो है वो नेचुरल नंबर है, मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो n इनइक्वालिटी अब रिवर्स करोगे आप, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आ गया। तो क्या आप कह सकते हो दैट यू हैव अ n नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, है ना। यू हैव n नॉट अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ये आपने रियल एनालिसिस में एक थ्योरम भी पढ़ी होगी, है ना, कि कोई भी मैं आपको रियल नंबर दूं उसके नेक्स्ट आप मेरे को एक नेचुरल नंबर दे सकते हो। तो एग्जिस्ट कर गया, तो यस दिस इज ट्रू, ठीक है, दिस इज ट्रू दैट यस 1/n कन्वर्जेस टू 0। अब आपने 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 लगा दिया, वो सब ठीक है, बट राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, इसलिए हम बिल्कुल जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मैं आपको कोई भी एप्सिलॉन दूं, आप मेरे को 1/एप्सिलॉन से बड़ा एक नेचुरल नंबर दे दोगे जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, इसलिए जो an सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन। तो सीक्वेंस हमने 1/n² लिया है एंड आई एम सेइंग दैट दिस कन्वर्जेस टू 0 और आई एम सेइंग दैट l इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो वापस से हम क्या करेंगे, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, और हम n नॉट ढूंढेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये n नॉट एग्जिस्ट कर गया, एक नेचुरल नंबर दे सकती हूँ मैं हर एप्सिलॉन के लिए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, देन 0 इज द लिमिट ऑफ 1/n² और 1/n² कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। तो 1/n² माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, तो ये 1/n² लेस देन एप्सिलॉन बचेगा, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको वी कैन राइट डाउन सिंपली n² इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, n ग्रेटर देन 1/√√ ऑफ एप्सिलॉन। तो क्या लगता है हमारे पास n नॉट एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है ना, विच इज व्हाट, विच इज ग्रेटर देन 1/√एप्सिलॉन। हम एक ऐसा नेचुरल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी मेरे को एप्सिलॉन की वैल्यू दी जाए, तो यस 0 इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस n कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। तो हम इस पे 2 और एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, 2 या 3, ताकि ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक और सीक्वेंस है an हमारे पास विच इज 1/3⁻n, ठीक है। और अब मैं बोल रही हूँ कि दिस ऑल्सो कन्वर्जेस टू 0 या फिर 0 इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो सेम प्रोसेस आप रिपीट करोगे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट अ नेचुरल नंबर विच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, वही हमको यहाँ पे ढूंढना है, for which this inequality holds mod an minus l less than epsilon for all n greater than equals to n naught, ठीक है। तो क्या करेंगे, mod 1/3⁻n minus 0 less than epsilon, तो 1/3⁻n less than epsilon बचेगा। I hope till this point it's clear. तो it simply became 3⁻n greater than 1/epsilon। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, राइट। तो क्या बनेगा, log 3⁻n ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन। अब याद रखना ये हम स्टेप इतने इजीली क्यों लिख पाए हैं, ये n1 है, सपोज करो ये n2 है, तो जब n1 ग्रेटर देन n2 है तो हमने इतने सिंपली कैसे लिख दिया, ये इनइक्वालिटी चेंज भी तो हो सकती थी। हमने इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 देन f ऑफ n1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ n2 वेयर f इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो keep these minute things in your mind, otherwise you are going to commit the mistake, all right। then this is n log 3 and this is log 1/एप्सिलॉन, क्योंकि आपको पता है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट से आपको n नॉट मिलेगा, तो आपको सिर्फ n चाहिए इस जगह, तो somehow आपको बाकी सारे टर्म्स को इधर उधर कुछ करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू आपको क्या मिली, n ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन बाय log 3। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक रियल नंबर होगा आपके पास, इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ n नॉट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट n नॉट विच इज व्हाट ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन बाय log 3 फॉर विच दिस n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, सो 0 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। Okay, so let's proceed to
क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, सपोज करो एक सीक्वेंस ए एन है हमारे पास, और वो क्या है, √n+1 माइनस √n। हमेशा आपको एक सिंपल सा सीक्वेंस मिले, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि ये 0 पे कन्वर्ज होता है क्या, आपको चेक करना है, ठीक है, वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो क्या करना है, वापस से हम अपनी डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या करना है, मॉड an-l लेस देन एप्सिलॉन करना है। तो √n+1 माइनस का √n, दिस इज व्हाट, लेस देन एप्सिलॉन, और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस टर्म को देख के यहां से इतना समझ आ रहा है कि हम अगर मॉड an-l लेके चल रहे हैं तो क्या हम n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0 तक पहुंच रहे हैं, ऐसा n0 हम ढूंढ पा रहे हैं। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिर्फ और सिर्फ n चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तो हमने सीखा है ना रैशनलाइजेशन का तरीका, जब भी ऐसा हो तो हम रैशनलाइज कर देते हैं कि नहीं कर देते, जब भी स्क्वायर रूट नजर आता है तो √n+1, ठीक है, माइनस का √n, एंड देन हियर सी √n+1 प्लस √n, एंड हियर यू हैव √n+1 प्लस √n, एंड दिस इज सिंपली लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो दिस इज a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर n+1 b स्क्वायर n, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में n कैंसिल होके सिर्फ 1 मिलेगा आपको, और डिनोमिनेटर में √n+1 प्लस √n इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कुछ चीजें, ठीक है, कैसे, देखो जरा ध्यान से, अगर आप इस वाले टर्म को लेके चलोगे, कौन से टर्म को, 1/√n+1 प्लस √n, ठीक है। तो आपने ये चीजें बहुत अच्छे से, मैंने जब आपको बाउंडेडनेस पढ़ाई थी तो ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था, देखो कि आपके पास जो n+1 होता है वो ग्रेटर देन n होता है, सो जो √n+1 होगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन √n, तो 1/√n+1 जो होगा वो लेस देन 1/√n होगा कि नहीं होगा, तो हम उसको यहाँ यूज करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, √n प्लस √n, सो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी 1/2√n, और ये वैल्यू जो है फिर वो क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो अब आपने क्या मिल गया, देखो 1/√n लेस देन 2 एप्सिलॉन, तो √n इज ग्रेटर देन 1/2 एप्सिलॉन, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर आ गई कि नहीं आ गई, चेक करो, आ गई। तो क्या मिला आपको, एक ऐसा n नॉट नेचुरल नंबर आप ढूंढ सकते हो विच इज ग्रेटर देन 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, हेंस 0 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an, ठीक है। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको अगर पता करना है कि l इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस तो आपको l इन प्रायर शुड बी नोन, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं फर्दर, और एक और आज हम थ्योरम करेंगे, एंड आफ्टर दैट आज के लिए, क्योंकि बहुत डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने समझ लिए, तो अब हम एक थ्योरम लिखते हैं। आज का क्लास इतना होगा, कल फिर हम मोनोटोनिसिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So let's, I hope till this point everything is clear, and if it is not, please write in the comment section or on Telegram. You can ask personally, I'm definitely gonna answer it, okay, and I'll be happy to do that. सो अब हमारे पास थ्योरम हम करने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज दिस थ्योरम ऑल अबाउट, विच इज रिलेटेड टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो ये थ्योरम ये कहती है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ओके, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट, हैज अ यूनिक लिमिट। तो देखो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी उसका केवल एक ही लिमिट होगी, इट्स नॉट पॉसिबल कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी दो लिमिट हो गई L1 L2 या तीन हो गई L1 L2 L3, नो, केवल एक ही लिमिट होगी, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिक लिमिट, ठीक है। और इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिमिट ऑफ द सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस से लिंक किया था, कैसे कि अ सीक्वेंस, ओके, a sequence cannot converge to
मोर देन वन लिमिट, ठीक, टू मोर देन वन लिमिट। क्योंकि अभी हमने देखा अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एल पे कन्वर्ज हो रही है, तो एल उसका लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों अलग चीजें, हम लिमिट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। सो डू नॉट कंसीडर दैट कि लिमिट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, नो, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। सो ऑलवेज रिमेंबर लिमिट एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस आर डिफरेंट, ठीक है। सो द सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एल पे, तो इसका मतलब एल जो है वो सीक्वेंस का लिमिट है, तो वो केवल यूनिक होगा, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है जिसको आपको दिमाग में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। अब देखो हमारे पास मैथमेटिक्स में प्रूफ करने के एक ही दो तरीके हैं ना, उनमें से एक बेस्ट तरीका जो यूनिकनेस प्रूफ करने का है, वो आप सबको पता है क्या है। यूनिकनेस प्रूफ करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रोसेस यूज करते हैं, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन के वे से हम यूनिकनेस को दिखा सकते हैं, है ना। जैसे स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। तो मान लो कि हमारे पास जो सीक्वेंस an है, ठीक है, लेट an कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट लिमिट्स, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट लिमिट्स, और वो लिमिट्स हमारे पास क्या है, L1 एंड L2। और मैंने क्या बोला, डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब L1 L2 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो आपस में कैसे हैं, अनइक्वल है, दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। L1 बिलोंगिंग टू R एंड L2 बिलोंगिंग टू R। वही हमारे पास स्टेटमेंट 2 भी दूसरे तरीके से क्या कह रहा है, सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। तो मैंने मान लिया नहीं, ये दो लिमिट पे एग्जिस्ट करता है, L1 और L2। अब देखो प्रूफ करने के लिए आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो स्टेटमेंट में बोला है वो समझो, जो प्रूफ करना है वो समझो, और उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, एल्गोरिथम क्या होगी वो समझ। अब अपने आप आपने लिखा है सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो मतलब क्या कह रहे हो आप, इसको अगर मैं दूसरे स्लाइड पे लिखूं कि जो सीक्वेंस an है वो L1 पे कन्वर्ज कर रहा है, एंड जो हमारा सीक्वेंस an है वो L2 पे भी कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कर रहा है मतलब L1 लिमिट है सीक्वेंस का और L2 लिमिट है सीक्वेंस का। तो अभी तो हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, या अगर मैं बोलूँ कि सीक्वेंस जो है an वो L1 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका डेफिनेशन देखो, अभी हमने इसी स्लाइड पे पढ़ा हुआ है। तो बस आपको डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन लिखो एंड प्रूफ बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट a natural number which depends on epsilon, for which what happens, mod an minus L1 is less than epsilon for all n greater than equals to n naught, ठीक है, for all n greater than equals to n naught, ये मतलब होगा। अब इस वाले के लिए क्या हो रहा होगा हमारे पास, ठीक है, जो हमने लिखा है कि जो an है वो L2 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका ये होगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट डैश, सपोज करो, ठीक है, सच दैट व्हाट हैपेंस, क्योंकि हमें नहीं पता ये एन नॉट और एन नॉट डैश सेम है या डिस्टिंक्ट है, तो हम जनरल केस लेके चलेंगे, ठीक है, अलग अलग नाम से, एन नॉट डैश, सच दैट मॉड an माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट डैश, ठीक है। अब L1 भी जो है वो हमारे पास सीक्वेंस का लिमिट है, L2 भी है। अगर मुझे दिखाना है क्या कि मेरे पास जो L1 और L2 है वो सेम हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं मॉड L1 माइनस L2 लेके चलती, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि कभी भी आपको दो चीजों को इक्वल प्रूफ करना है तो आप ये मॉडुलस का इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो, है ना। तो वी आर गोइंग टू यूज दैट। सो मॉड L1 माइनस L2, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर ले, मॉड L1 माइनस का an कर ले और प्लस का an करके ऐसा कर दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे, प्लस an माइनस an कर लिया, ठीक है। अब मॉडुलस प्रॉपर्टी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस माइनस का इसको हम an माइनस L1 करके और मॉडुलस प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो दिस इज सिंपली गोइंग टू व्हाट, an माइनस का L1 प्लस an माइनस का L2। और ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मॉड ऑफ
माइनस का एल जो होता है वो इक्वल्स टू मॉड ऑफ एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ L1 माइनस ए एन, बट मैंने उसको ऐसा बना दिया। अब आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि नहीं, कि मॉड ए एन माइनस L1 इज लेस देन अपसाइलन एंड मॉड ए एन माइनस L2 इज ऑल्सो लेस देन अपसाइलन। तो ये क्या आ जाएगा, अपसाइलन प्लस अपसाइलन, तो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी 2 अपसाइलन। और ये किसके लिए हो रहा है, दिस इज हैपनिंग फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इतना लिख दोगे और आप रियल एनालिसिस का थ्योरम लिख दोगे कि फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0 मॉड L1 माइनस L2 इज लेस देन 2 अपसाइलन, सो L1 इज इक्वल टू L2, नो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो ये वाली चीज हो रही है वो किसके लिए हो रही है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, और जो ये वाली चीज हो रही है वो हो रही है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट डैश। तो आपने तो दोनों को साथ में लिख दिया है और फिर आपने लेस देन अपसाइलन और अपसाइलन लगा दिया, तो कैसे, ये किसी एक पर्टिकुलर एक इंडेक्स एन के लिए होगा ना। तो अब हमने जो एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने आपको ये एन नॉट की स्टोरी बताई थी, अगर मैं उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, कि मान लो दिस इज माई 1 2 एंड देन दिस इज माई एन नॉट माइनस 1, देन दिस इज एन नॉट, एंड सपोज करो यहाँ कहीं पे मेरे को एन नॉट डैश मिल रहा है एंड देन दिस इज एन नॉट डैश प्लस 1 एंड समथिंग लाइक दिस। तो अब एक बात समझो, जो L1 वाला है उसके लिए जो an है, ठीक है, an जो है वो क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है L1 माइनस अपसाइलन से L1 प्लस अपसाइलन तक, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ठीक, और जो मेरे पास L2 है उसके लिए क्या कर रहा है, an बिलोंग टू L2 माइनस अपसाइलन से L2 प्लस अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, एन नॉट डैश। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये बात कि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो एन नॉट डैश एक ऐसा हमारे पास पॉइंट है जिसके लिए फॉर ऑल एन एग्जिस्ट कर रहा है या फॉर ऑल एन सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि हमारे पास क्या देखना है कि सीक्वेंस के टर्म्स जो है वो इस साइड में लाई करें, है ना, ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम दिस एन नॉट इंडेक्सिंग से, एन नॉट इंडेक्सिंग से जो है वो इंटरवल में लाई करें। तो एन नॉट और एन नॉट डैश में अगर मैं मैक्सिमम चूज कर लूंगी तो ये वाला इंडेक्स सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं मिनिमम चूज करूंगी तो ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं उनका क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ना। सो हम क्या लिखेंगे कि अगर हम एक एन चूज कर लेते हैं, कैसा, अगर हम एन चूज कर लेते हैं मैक्सिमम ऑफ व्हाट, एन नॉट कॉमा एन नॉट डैश, तो क्या ये एल जो है वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मॉड ए एन जो है वो और माइनस का मेरे पास जो फाइनली में एल आएगा जो कि सेम होगा उसके लिए होगा, बट क्या मैं फिलहाल के लिए ऐसा लिख सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि एन को अगर मैं मैक्सिमम चूज करती हूँ एन नॉट कॉमा एन नॉट डैश। ठीक, एक और लाइन यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके लिए, देखो जरा ध्यान से, इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, क्या लिखती हूँ कि अगर मैं n को चूज करती हूँ, क्या, सॉरी n नॉट, n या चूज कर लो कुछ भी है, सपोज m चूज कर लेते, ठीक है, m को मैं चूज करती हूँ मैक्स ऑफ n नॉट कॉमा n नॉट डैश। अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो मेरा मॉड an माइनस L1 है वो लेस देन अपसाइलन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, एंड जो मॉड an माइनस L2 है वो भी सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। आई होप समझ आ रहा होगा, और इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो एन नॉट यहाँ आएंगे वो L2 के लिए भी सेटिस्फाई हो रहे और जो एन नॉट यहाँ आएंगे वो L1 के लिए भी सेटिस्फाई हो रहे, बट अगर आपने एन नॉट को चूज कर लिया तो फिर जो एन यहाँ वाले इंडेक्सिंग के लिए आ रहे हैं वो L2 वाला तो होल्ड नहीं करेंगे ना। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कि हमारे पास एक ऐसा एन नॉट चूज करो जिसके लिए ए एन जो है वो दोनों इंटरवल्स में लाई कर जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये चूज कर लिया। तो फिर हमने क्या प्रोसीड किया उसके बाद कि हम यहाँ पे आ गए मॉड L1 माइनस L2 पे और हमने ये चूज कर लिया, और ये किसके लिए होल्ड हो रहा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने m को चूज किया है मैक्स ऑफ एन नॉट एंड एन नॉट डैश। तो अगर ऐसा हो गया
तो अगर 2 एप्सिलॉन यहाँ देखोगे तो उसको लेस देन एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, या अगर देखोगे और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम एप्सिलॉन लिखे या एप्सिलॉन बाई 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये चीजें जो है वो बस प्रूफ को सिंप्लीफाई करने के लिए होती। तो 2 एप्सिलॉन की जगह हम सिंपली क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन। और अगर ऐसा हो गया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है कि जो L1 है हमारा वो L2 के बराबर ही होना पड़ेगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द फैक्ट, व्हाट फैक्ट, कि हमारे पास an जो है वो 2 डिस्टिंक्ट लिमिट्स पे कन्वर्ज कर रहा है। तो विच सिंपली मीन्स कि जो हमारे पास सीक्वेंस an है that converges to a unique limit L, ठीक है, यूनिक लिमिट L, और जहां पे हमारा L जो होगा वो क्या होगा, L1 और L2 के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस वाज द थ्योरम दैट वी नीड टू कवर हियर। तो अब हमने ये एक जो थ्योरम है वो कवर कर ली है, उसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द थिंग्स, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। So yeah, today we covered limit of the sequence, and then we covered about the convergent sequence by connecting it to the definition of limit of the sequence. Okay. So I hope you people are liking these lectures. Please do share your feedback, and if you have any question, any problem related to the things we are covering in the class, please ask in the comment section. We are replying to them, and on Telegram also if you want to ask them personally. Okay. So thank you so much. Now see you in the next lecture. Till then, bye bye, take care, and keep studying.